हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर रह गया है हमारा हमारा पर्यावरण। उसको आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे चैप्टर का नाम ही है क्या? पर्यावरण। हमारा का मतलब पता है, हम लोगों का। क्लियर? और पर्यावरण का मतलब क्या होता है बाबू? यानी कि पहले जो चैप्टर का जो नाम रहता है, पहले तो हमको वो समझना है, उसके बाद हमको चैप्टर से रिलेटेड समझना है। क्लियर? तो हमारा का मतलब होता है हम लोगों का, और पर्यावरण का मतलब होता है कि हम लोगों के चारों तरफ जो वातावरण पाया जाता है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उसी के सम्मिलित रूप को बोलते हैं पर्यावरण। उम्मीद करती हूँ चैप्टर का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही पर्यावरण का परिभाषा लिखा है। 2 नंबर में ये कभी कभी पूछ देता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, या पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो आपको याद ये रखना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है जीवों के चारों ओर। क्या है बाबू? जीवों के चारों ओर। जीव में हम मनुष्य भी आते हैं, उसके बाद आप लोग जानवर ले लो, जितने भी यहाँ इस स्थल पे जो जीवित है, वो सब के बात हो रहा है। ठीक है? चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव या जैव। अजैव का मतलब क्या होता है बाबू? अजैव का मतलब क्या है? जो निर्जीव है। अब हम लोग जो निवास कर रहे हैं, वो निर्जीव के बीच में भी तो निवास कर रहे हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। क्या ये बोल सकते हैं क्या ये सजीव है? नहीं, ये क्या है? निर्जीव है। लेकिन इसके अंतर्गत भी तो हम लोग रह रहे हैं ना। ये भी तो एक पृथ्वी का एक भाग में ही स्थित है। यानी कि वही जो निर्जीव है उसमें भी, और जैव मतलब जो जीवित है उसमें भी। कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करते हैं, यानी कि हम जो जीव है, जहाँ पे पूरे तरह तरह के वस्तुएं हैं, जो सजीव है वो भी, जो निर्जीव है वो भी, तरह तरह के कारक है, उन सबों के बीच में जो दुनिया में है, उसके बीच में जो हम लोग निवास करते हैं और उससे हम लोग प्रभावित होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? पर्यावरण। तो उम्मीद करती हूँ पर्यावरण का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं मंडल। कभी कभी आपसे पूछ देता है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि पर्यावरण किसे कहते हैं वो बताइए, तो भी आपको अच्छा एक्सप्रेशन उन पर जमाना है। तो आप क्या करना, पर्यावरण के साथ में उनका जो उसके अंतर्गत जो मंडले आते हैं, उस मंडल को भी आप लोग लिख देना। वो कमंडल वाला मंडल नहीं, ये मंडल अलग चीज है। ये देखते हैं, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे उसको अच्छे तरह से अध्ययन करने के लिए जो एक जैसे थे उसको एक में रख दिया गया, जो एक जैसे थे उसको एक में रख दिया गया, और उसको मंडल में क्या कर दिया गया? विभक्त कर दिया गया। तो वही लिखा गया पर्यावरण के अंतर्गत मंडल। अब पर्यावरण के अंतर्गत मंडल क्या होता है? तो जल मंडल। यानी कि जितने भी जलीय स्थल थे, जहाँ पे सिर्फ जल ही जल थे, पानी ही पानी था, वैसे स्थान को सम्मिलित रूप से नाम रख दिया गया क्या? जल मंडल। यानी कि जल मंडल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? जल से रिलेटेड अध्ययन करने को मिलेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? जल रहेगी। जैसे सागर, महासागर, नदियां, तालाब, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जल मंडल के। क्लियर? अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है स्थल मंडल। स्थल मंडल जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, जो सूखा जमीन है, जिस पे हम लोग रहते हैं, अनाज उपजाते हैं, वैसे वाले स्थान को नाम रख दिया गया क्या? स्थल मंडल। ओके? अब यहाँ पे देखो, एक है वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि हमारे सर से ऊपर या चारों तरफ क्या है? वायु ही वायु है। यानी कि जिसमें हम लोग वायु के बारे में अध्ययन करें, या वैसा मंडल जिसमें वायु उपस्थित हो केवल और केवल, उसे बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल हम लोग के ऊपर है, या चारों तरफ भी हो तो हवा ही है, तो वो भी क्या है? वायुमंडल के अंतर्गत है। और एक है जीव मंडल। जीव मंडल यानी कि मनुष्य के बारे में, वैसा मंडल जिसमें जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, वैसे वाले मंडल में को कहा जाता है जीव मंडल। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो आपसे पूछा जा सकता है पर्यावरण के अंतर्गत कितने मंडल आते हैं? तो 1 2 3 4, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत कुल 4 मंडले आते हैं। कौन कौन? तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एंड जीव मंडल। स्किप कीजिएगा, आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि ये जो लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। यानी होते तो सभी है, लेकिन फर्स्ट और जो लास्ट होता है वो चैप्टर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। तो आप देखते चलिए। तो हम लोग पर्यावरण के बारे में समझ लिए, पर्यावरण में के जो मंडल होते हैं उसके अंतर्गत वो भी समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। अब ये पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हुआ, जैसे कि मान लो ये है
समझ आगे इसको और डिटेल्स में जानेंगे, अभी आप बस समझ लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब मान लो ये क्या है, ये है घास। तो इसको मान लो कोई जीव खा लिया, कौन? तो ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को कौन खा लेगा? गिरगिटी खा लेगा, छिपकली खा लेगी। तो ये क्या हुआ है, ये एक देखो तो एक चैन जैसी, एक कड़ी जैसी बनी है, और इसी को बोलते हैं क्या? पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि ये घास हुआ, घास को खाया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाया छिपकली, फिर छिपकली को भी कोई खाएगा, और जो छिपकली को खाया है उसको भी कोई खाएगा। ऐसे ही जो चलते रहते हैं ना चक्र, उसी के सम्मिलित रूप को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर? इसका परिभाषा आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछता, आपसे पूछता है कि बताइए पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण क्या है, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान, ये सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव मंडल में है उपस्थित, वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को जीव या अजैव, सजीव या निर्जीव वस्तुओं का आदान प्रदान करते, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा, अब ऊर्जा क्या होता है, तो ये जैसे कि ये घास, इस घास को इसने खाया, तो इस ग्रास हॉपर में तो भी तो कुछ ऊर्जा है, फिर इस ग्रास हॉपर को इस छिपकली ने खा लिया, तो इस ग्रास हॉपर का ऊर्जा किसने ले लिया? छिपकली ने। यानी कि ऊर्जा का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और इसी के सम्मिलित रूप से क्या बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। उम्मीद करती हूँ पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अजैव घटक और एक जैव घटक। अजैव का मतलब होता है जो निर्जीव है, जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें जो होता है सजीव के पांचों लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अजैव। घटक का मतलब होता है स्रोत एक तरह का। क्लियर? और जैव का मतलब जो सजीव है, जिसमें सजीव का पांचों लक्षण पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं जैव। और घटक का मतलब होता है स्रोत। जैसे उदाहरण में समझ लेते हैं, अजैव में आ जाएगा मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप। क्या ये सब कभी भी जिंदा हो सकते हैं? नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे जैव के अंतर्गत आएंगे पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये सब क्या है, सजीव है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जैव घटक है, और इतना में से कोई एक ऑप्शन आपका उसमें रहेगा जिसको आपको टिक करके आना होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जो अभी आपने इतना पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पारिस्थितिक तंत्र समझने के बाद उसके जो प्रकार थे कौन कौन, अजैव अवयव और जैव अवयव। तो अब हम लोग समझेंगे कि अजैव जो अवयव होता है उनके कितने प्रकार होते हैं। और अजैव का मतलब होता है वैसे वस्तु जो निर्जीव हो, जिनमें सजीव के एक भी लक्षण नहीं पाया जाए, उन्हें बोलते हैं अजैव। क्लियर? तो देखते हैं अजैव अवयव कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यही इतना से आपका पूरा चैप्टर निर्धारित है। अगर आप इतना समझ गए ना ये अजैव और जैव, तो आपका पूरा चैप्टर एकदम इजी वे हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। पहला है इसका प्रकार भौतिक वातावरण। तो अब ये भौतिक वातावरण का मतलब क्या है, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, वो प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं हैं, उनको रखा गया है किसके अंतर्गत, भौतिक के अंतर्गत। और उसी का नाम रख दिया गया क्या, भौतिक। और वातावरण का मतलब जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, यानी कि वैसा पदार्थ जो प्रकृति प्रदत्त है और हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, वैसे पदार्थ को बोलते हैं भौतिक। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत आ गया क्या, तो मृदा, जल तथा वायु। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके मार्कशीट जो मार्क होता है उसमें रहेगा, और उसका आपको टिक करके आना होगा। तो यहाँ पे मृदा याद रखिएगा, जल और वायु, यानी कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है ना सभी। और दूसरा देखिए यहाँ पे पोषण। पोषण विभिन्न अकार्बनिक तथा कार्बनिक। सबसे पहले हमको समझना ये है कि अकार्बनिक क्या होता है और कार्बनिक क्या होता है। अकार्बनिक का मतलब होते हैं वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी न पाया जाए, ये लगभग न के बराबर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन का मात्रा जो होता है भरपूर रूप से हो, वो वस्तु ही कार्बनों से मिलकर बना हो, उसे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्लियर? तीसरा है हम लोग का जलवायु, यानी कि सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो जलवायु के अंतर्गत। अब दूसरा जो मैं बताने जा रही हूँ, आप इसको जितना इंपॉर्टेंट बोलिए उतना कम है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में न आए ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ से आपके एग्जाम में 110% आता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। जैव अवयव का मतलब क्या होता है। जैव यानी कि वैसा पदार्थ
जिसमें सजीव के पांचों लक्षण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं जैव। और अवयव का मतलब होता है प्रकार, यानी कि जैव के जो कितने प्रकार होते हैं वो, तो जैव के भी मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक होता है उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले हमको जानना ये है कि उत्पादक क्या होता है। उत्पादक का मतलब हुआ कि जिसमें वह किसी की सहायता न ले, वो अपना भोजन स्वयं बनाए। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हरे पेड़ पौधे, जो सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन संश्लेषित करके बनाते। ये हम लोग चैप्टर 1 में ही प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छा तरह से समझ लिए। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। आप इतना याद रखिएगा, उत्पादक के अंतर्गत वैसे पेड़ पौधे आते हैं, या उत्पादक के अंतर्गत जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखिएगा उत्पादक के अंतर्गत, या हरे पेड़ पौधे को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो भी आपको याद रखना है, क्या, उत्पादक के रूप में। हरे पेड़ पौधे के अलावा ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जो उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हरे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही वो क्या करते हैं, हरे रहते हैं और सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना सकते हैं। क्योंकि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। अगर मनुष्य में क्लोरोफिल जो होता है अगर वो पाया जाता, तो मनुष्य का जो पूरा बॉडी होता है वो हरे कलर का दिखने लगता है। यही कारण है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये आपके एग्जाम में 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है। तो आप याद रखिएगा, पेड़ पौधे का जो पत्ती होती है उसका रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होती है, और क्लोरोफिल की सहायता से ही कोई पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। क्लियर? अब दूसरा देखिए, यहाँ पे उपभोक्ता। अब उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो ये जो हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे के जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। यानी कि जितने भी शाकाहारी है, वो जानवर हो तब, मनुष्य हो तब, या कोई कीट हो तब, या कोई सूक्ष्म जीव हो तब, जो भी हरे पेड़ पौधे को खाते हैं, या जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी हैं, और शाकाहारी कभी मांस मछली नहीं खाएंगे, और मांस मछली नहीं खाएंगे तो वो किस पे निर्भर रहेंगे, हरे पेड़ पौधे पे। जो धान होता है वो भी तो हरे पौधे से निकलता है, जो गेहूं होता है वो भी क्या, हरे पौधे से निकलता है। वो बाद में पकने के बाद उसका रंग पीला हो जाता है, लेकिन अगर आप नोट डाउन करो तो वो पकने से पहले उसका रंग कैसा होता है, हरे कलर का होता है। तो उम्मीद करती हूँ उपभोक्ता के अंतर्गत आपको समझ में आ गया। इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे पूछेगा कि बताइए शाकाहारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो आप याद रखिएगा, शाकाहारी के अंतर्गत उपभोक्ता आते हैं। या उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आप बोलिएगा उपभोक्ता के अंतर्गत वैसे जीव या जंतु आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे का सेवन करते हैं। यहाँ पे जो पौधे एवं उनके उत्पादों को खाते हैं, यहाँ भी वही चीज लिखे। अब तीसरा है अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले हमको समझना है कि अपघटनकर्ता का मतलब क्या होता है। अपघटनकर्ता का मतलब होता है कि हमारे जो स्थल मंडल है, हमारा जो पृथ्वी है, उस पे जितने भी कूड़ा कचरा है जो हमारे उपयोग लायक नहीं है, जो हमारे उपयोग लायक नहीं रहता, उसे हम लोग कूड़ा कचरा ही बोलते हैं। जिसको, जो जानवर मर गया है वो बदबू कर रहा है, वैसे वैसे वस्तुओं को क्या करना, इस पृथ्वी से क्या कर देना, खत्म कर देना, कूड़े कचरे का निपटारा कर देना, क्या कहलाता है, अपघटन। और कर्ता का मतलब होता है जो उस वो काम को करता है, वो कूड़े कचरा को, वो कोई मृत शरीर है उसको खाने का या उसकी सफाई का काम करता है, उसे बोलते हैं कर्ता। इसीलिए इसके सम्मिलित रूप का नाम रख दिया गया है अपघटन कर्ता। उम्मीद करती हूँ इस शब्द का अर्थ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए वही चीज मैंने लिखा है, जो मृत उत्पादक तथा उपभोक्ता का अपघटन करते हैं। यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप कहीं पे जाओ या रास्ते पे जाओ, कभी कभी अचानक आपको बहुत बदबू आने लगता है, और जब आप नजर घुमा के देखते हो तो आप देखते हो कोई जानवर है या कुछ भी है, उसका शरीर मृत हो गया, यानी कि वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो बदबू दे रहा है। उस रास्ते से आप 2 दिन जाओ, 3 दिन जाओ, वो बदबू करेगा। लेकिन चौथे या पांचवें दिन जाते हो, जो छोटा जानवर जीव होते हैं, वो चौथे या पांचवें दिन से उसका बदबू धीरे धीरे खत्म होने लगता है, या अचानक से पूरा खत्म हो जाता है। तो वो क्यों खत्म होता है,
क्योंकि वो जो मृत शरीर है, उस मृत शरीर पे सूक्ष्म-सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु ये सब क्या करते हैं, आते हैं, बैठ जाते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनके शरीर को क्या करते हैं, खाने लगते हैं। खाते-खाते एक समय ऐसा आता है कि उनका पूरी तरह से शरीर गायब हो जाता है। अब वो गायब कैसे होता है कि वो खाकर जो उनका भोजन जो उनके शरीर में जाता है, वो फिर क्रिया करके उनके शरीर को गैस के रूप में बनाकर वातावरण में छोड़ देते हैं। इससे क्या हुआ, जो मृत शरीर था वो भी गायब हो गया, जो बदबू था वो भी गायब हो गया, उससे जो बीमारी फैलने वाला था वो भी खत्म हो गया। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है क्या, अपघटन कर्ता। क्लियर। अब यहाँ आगे देखिए, इससे उत्पन्न पोषण और गैसों को फिर वो कहाँ छोड़ देते हैं, वातावरण में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो दो है, एक अजैव और जैव, इसको आप मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इस तीनों में से एक का उदाहरण आपको दे देता है और पूछता है कि बताइए ये क्या है। आपको कभी-कभी दे देगा कि हरे पेड़-पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको याद रहेगा उत्पादक के अंतर्गत, तभी तो आप टिक कर के आओगे कि हरे पेड़-पौधे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पादक का। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।